से इंश्योरेंस एग्ज़ाम पास करने में IRDA जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसमें हेल्प करेगा। मोस्टली 10 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही हैं। हमने 4 स्लाइड्स बनाए हैं और इसको इस ध्यान में रख करके बनाया गया है क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, हमारे ठीक ठाक मार्क्स आए हैं। और इन सारे ये क्वेश्चन जो है म्यूचुअल फंड के एग्ज़ाम में भी आता है और भी जो NISM एग्ज़ाम लेती है उसमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, कॉमन क्वेश्चंस है। वो इंश्योरेंस के लिए भी कॉमन है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी कॉमन है, या फाइनेंशियल सेक्टर का जो भी है एग्ज़ाम, उस सब में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला है कि जैसे रेगुलेटर है, आपको 2 क्वेश्चन रेगुलेटर से रिलेटेड आएगा कि ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन कौन है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। कभी नाम भी पूछते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट की डेट भी पूछते हैं। तो IRDA है, इसका आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 99 में लाया गया था। ऐसे पहले भी इंश्योरेंस था, LIC का तो 1956 में ये इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। लेकिन क्या होता है, कोई रेगुलेशन नहीं था, वो LIC खुद अपने आप को रेगुलेट करती थी। लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आने लगे तो रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ गई, तो IRDA है। वैसे ही है सेबी, वो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है और सेबी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 92 में हुई थी। ऐसे सेंसेक्स, अब ये सब तो बहुत पहले से है, 92 से पहले से ही सेंसेक्स है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन क्या होता है कि पहले जब रेगुलेटर नहीं होते हैं तो उनमें क्या होता है, बहुत सारे करप्शंस होते हैं, इसलिए रेगुलेटर्स बनाए जाते हैं। MP म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया 1995 लिया। ये सेबी के अंडर ही काम करती है, लेकिन इसका मेन फोकस होता है म्यूचुअल फंड को देखना। वैसे ही है पेंशन फंड, NPS आपने सुना होगा कि नेशनल पेंशन स्कीम आता है, इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है PFRD है, पेंशन फंड रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 2003 में किया गया था। वैसे ही आपको भी पता है कि RBI है, RBI जो है ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट की, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिश काल में हुई थी 1935 में ही। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऐसे ही हम और कुछ एक्ट के बारे में बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें अगले स्लाइड में। हेलो फ्रेंड, अब जो है सो हमारे जो गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट बनाया है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट का आपको जो है पेपर में ऐसे क्वेश्चन जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें ये होता है कि अब इंश्योरेंस IRDA ठीक है, रेगुलेटर है, लेकिन उसने कौन सा एक्ट के तहत वो रेगुलेट करती है। तो इंश्योरेंस एक्ट जो है भारत मतलब जो इंडिया में है 1938 का ही है। ऐसे अमेंडमेंट उसको बार बार बहुत सारे टाइम्स अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन जो अभी भी बुक्स में आप देखेंगे तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 है। वैसे ही इनकम टैक्स एक्ट को 1961 में, ये क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट कब पास हुआ था, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 में आया। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो एक्ट लाया गया था वो 1961 में लाई गई थी। प्रोविडेंट फंड जो PF होता है, आपने सुना PF से पैसे कटते हैं, तो इसकी जो एक्ट लाई गई है 1952 में लाई गई है। सबसे पहला जो आप इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस का 2 पार्ट है, एक मेडिक्लेम होता है जो आपको जनरल इंश्योरेंस मेडिक्लेम है। तो मेडिक्लेम सबसे पहले जो है गवर्नमेंट देती थी 1948 में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आया था, ESIC जिसको कहते हैं। तो ये 1948, इसका कंसेप्ट यही था कि आप जो है फ्री में आपका इलाज होगा। आजकल प्राइवेट प्लेयर आगे हैं तो इसका इलाज जो है सो अलग अलग तरीके से आपको बहुत सारे मेडिक्लेम कंपनी आ गई है। वैसे ही जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है कुछ, जैसे LIC की है, तो LIC कब इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में। जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये भारत सरकार की ऑटोनोमस बॉडी है, 100% इक्विटी भारत सरकार के पास है। लेकिन अब इसका 25% IPO आने वाला है, तो लोग जो है सो अब भारत सरकार इसको LIC को कंपनी बनाएगी, उसके बाद जो है सो इसको मार्केट में लाएगी और इसका जो है सो 75% अपने पास रखेगी, 25% का IPO आने वाला है। मेडिक्लेम जो इंडस्ट्री है, इसको IRDA कब लाया था मेडिक्लेम को, तो ये 1996 में आई है मेडिक्लेम।
तो और मेडिक्लेम का भी आपने सुना होगा, कुछ मेडिक्लेम कंपनी जो होती है वो खुद, जैसे स्टार हेल्थ है, तो उसका खुद जो है अपने आप टीपीएच को, उसको थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे कंपनी जो होती है थर्ड पार्टी के थ्रू काम करती है, क्योंकि इंश्योरेंस का काम जो होता है अपने खुद इतना स्टाफ रखना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो टीपीए का जो है सो फॉर्मुलेशन आईआरडीए ने 2001 में लाए। तो जो छोटी मेडिक्लेम कंपनी है वो टीपीए के थ्रू जो है अपना काम करती है। आगे और हम बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आप मेरे साथ बने रहें। ये देखो, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, जैसे ये है तो ये इम्पोर्टेंट है। आप जब किसी फॉर्म को फिलअप करते होंगे तो आपको क्वेश्चन आता होगा, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं या म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, तो उसमें FATCA फैटका कहा जाता है। इसकी क्या है, इसको टिक करवाया जाता है। इसको टिक इसलिए करवाया जाता है कि ये फैटका का मतलब होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। ये इंडिया यूएस के बीच में ये एक्ट बनाया गया है कि जब आप मान लो अमेरिका में भी आपका टैक्स कटता है या इंडिया में यूएस सिटीजन है तो उस पर टिक करवाया जाता है, फिर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप इंडियन हैं। तो फैटका में वो उसको डिफाइन किया जाता है, क्योंकि इस एक्ट के तहत जो है दोनों कंट्री के बीच एग्रीमेंट हुआ है। तो फैटका का ये फुल फॉर्म होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। इसके भी क्वेश्चन आते हैं। CRS कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये जो होता है इंडिया छोड़ के दूसरे अदर 90 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। मान लो अमेरिका नहीं है तो और दूसरे कंट्री के साथ जब कोई होता है तो कुछ जगह में CRS फिलअप किया जाता है। PMLA क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसके कहा पूछा जाता है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 2002 में। PMLA के तहत ही ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करती है। इसी का एक्ट जैसे इंश्योरेंस IRDA इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत काम करती है। तो ये जो PMLA है, जो ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो PMLA को जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है उसमें जो भी है वो कानून की बुक उसके पास है, उसी को फॉलो करती है। एक आपने सुना होगा पैन तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। एक आजकल नया कंसेप्ट है PRAN, प्राण क्या होता है, जब NPS में आप अकाउंट खुलवाएंगे तो जो उसका अकाउंट नंबर होता है वो प्राण परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है। जो NPS में अकाउंट होता है वो प्राण कहलाता है। वो 11 डिजिट का आपको अकाउंट नंबर होगा, तो वो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एक कैम्स्क्रा होता है। कैम्स्क्रा जैसे कि क्रा का क्या मतलब होता है, क्रा का मतलब होता है के मतलब KYC, आर मतलब रजिस्टर्ड अथॉरिटी। तो कैम्स्क्रा जो होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जब कोई KYC होती है तो कैम्स्क्रा उसको के थ्रू होती है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी। और इंश्योरेंस सेक्टर में जब कोई कंप्लेन आता है तो उसको रेगुलेट कब ग्रीवेंस सेल जो होता है IRDA के द्वारा जो IGMS के ऑनलाइन हम कंप्लेन कर सकते हैं। IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे ही म्यूचुअल फंड से आपको कंप्लेन है तो स्कोर्स उसका होता है सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, वहाँ पे जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। NSDL और CDSL ये जो है सो कोई शेयर परचेज करता है तो उसका डिपॉजिटरी है। कोई शेयर जो है डीमेट फॉर्म में इसके पास ही पड़ा रहता है। NSDL नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट होता है, CDSL बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट होता है। तो इनके फुल फॉर्म आते हैं। अब जो है इंश्योरेंस का जो बहुत बड़ा पार्ट होता है जिसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर का कैसे क्या हिस्ट्री है, ये कैसे जो है सो इंडिया में कैसे आई, इसका इंश्योरेंस का कंसेप्ट कैसे आया। जैसे इंश्योरेंस का कंसेप्ट ये है कि 4 लोगों के पास पैसे हैं, इंश्योरेंस में दिया, कोई एक लोग को प्रॉब्लम होगा तो उनमें से 4 को पैसे इकट्ठा करके एक आदमी को दिया जाता है। तो पूलिंग कंसेप्ट है, पूलिंग ऑफ मनी है। तो अब इसकी हिस्ट्री कैसे आई, ब्रिटेन में तो बहुत पहले से था यहाँ पे, लेकिन ब्रिटेन में जब इंडिया में भी सबसे पहले जो आई थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1818 में आई थी, लेकिन वो सिर्फ जो है यूरोपियन लोगों को ही इंश्योर करती थी। इंडियन को काफ़ी मतलब वो नहीं समझता कि इंश्योरेंस के लायक ही है, उनको वो तरजीह नहीं देते थे। बाद में जो है बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी बनाई गई 1870 में, जो इंडियन लोगों को वो भी जो वाइट कॉलर जॉब में नहीं ब्लू कॉलर जॉब में है, तो ये कॉन्सेप्ट वो लाया कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी जो है 1870 में इस्टेब्लिश की गई थी।
नहीं तो पहले जो इंडियन लाइफ इंश्योरेंस आई थी वो सिर्फ फॉरेनर का ही करते थे इंश्योरेंस, ब्रिटिशर्स को। उसके बाद जो एल आई सी एक्ट 1956 के तहत इस्टेब्लिशमेंट हुई, तो उसमें जो है सो उस समय ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी, 245 कंपनी थी अलग अलग। कोई स्टेट लेवल पे अप्रूवल था, किसी को सेंट्रल लेवल पे तो इन सबको मर्ज करके एक नेशनलाइज जो है एल.आई.सी को लाया गया, जिसको पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब जो है सो ये तो लाइफ इंश्योरेंस को होगा। अब जनरल इंश्योरेंस में आपको पता ही है, मोटर इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, आपको मेडिकल में भी सारे जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होता है, कार इंश्योरेंस। अब इसकी कंसेप्ट इंडिया में कब आई? तो 1907 में द मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड सेट अप द फर्स्ट कंपनी टू ट्रांजेक्ट ऑल क्लासेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। 1907 में आया और 1972 में जाकर के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 लाया गया। इसके तहत जो है सो इंडिया में 107 छोटे छोटे कंपनी थे जनरल इंश्योरेंस में काम करने, उसको मर्ज करके 4 बड़ी कंपनी बनाई गया, जिसको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एक बनी, एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनी, एक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बनी और चौथा जो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनी। ठीक है। उसके बाद जो है IRDA लॉन्च इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस विच अलाउड कस्टमर की पॉलिसीज इन डीमेट फॉर्मेट। आप LIC का पॉलिसी को भी आप डीमेट फॉर्मेट में रख सकते हैं, जैसे शेयर डीमेट फॉर्मेट में रखा जाता है वैसे पॉलिसी भी रख सकते हो। तो IRDA जो है सो एक रिपोजिटरी भी लॉन्च किया था। अब क्लेम रेशियो होता है कि इंश्योरेंस का बहुत ये कंसेप्ट है कि जिस कंपनी का क्लेम रेशियो अच्छा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी अच्छी कंपनी कहलाती है। तो इस क्लेम रेशियो कैसे निकाला जाता है? जितना क्लेम इनकर्ड हुआ और जितना हमने प्रीमियम अर्न किया। मान लो कि किसी बंदे के पीछे जो है 100 रुपया खर्चा हुआ, हमारे प्रीमियम कलेक्ट हुआ था 200 रुपया, तो 100 डिवाइडेड बाई 200, तो ऐसे जो है सो हम किसी की क्लेम रेशियो निकालते हैं, 1 और 2 का रेशियो हो गया। तो हमें आशा है कि आपको ये सब पार्ट समझ में आया होगा और आप जो है सो इसमें से 10 मार्क्स मुझे तो लगता है कि जो LC 38 के एग्ज़ाम होता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। आप मेरा वॉल्यूम स्लो करके भी ऐसे पढ़ सकते हैं बिना वॉल्यूम के भी, तो भी आपको इसमें से समझ में आएगा। एक्ट और ये सारे काफ़ी काम की चीज़ है। जय हिंद।